नमस्कार दोस्तों। एजुकेशनल मेट चैनल में आपका है स्वागत। आज हम लेकर आए हैं पोल साइंस 317 का सिलेबस, पेपर डिजाइनिंग और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है जो कम से कम आपके 17 मार्क्स के पेपर में आएंगे, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि आपको 60% कौन सा सिलेबस तैयार करना है और 40% जो है आपका टीएमए में आ चुका है। तो 60% जो सिलेबस है उसके आपके सामने जो है 22 चैप्टर लिखे हुए हैं। तो हमें सबसे पहले इन 22 चैप्टर में से हमें जो याद करना है या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 15 और 16। आज हम इस वीडियो में 10, 11, 12, 15 और 16 के बारे में पढ़ेंगे। क्यों ये चारों पांचों चैप्टर जो है हमने आज इसके क्वेश्चंस आंसर तैयार किए हैं। अब बच्चों आप ये भी जानना चाहोगे कि यही चैप्टर हमने क्यों लिए हैं? क्योंकि इस चैप्टर में से जैसे आप अभी देख पाएंगे कि इस इन चैप्टर में से आपके आने वाले हैं 17 नंबर के क्वेश्चंस और जिसमें 6 नंबर के एक क्वेश्चन जरूर आएगा इसमें से और बाकी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो बच्चों ये जो पेपर है आपका होने वाला है बिल्कुल आसान। और जैसे कि एनआईएस ओपन स्कूल जो है वो भी सभी बच्चों को पास करना चाहता है और वो भी ये चाहते हैं कि उनका भी रिजल्ट अच्छा है। तो बच्चों आप लोगों को थोड़ा-सा इस पेपर के जितने भी चैप्टर्स हैं उसको पढ़ना पड़ेगा अच्छी तरह से और हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको लगातार ये बता रहे हैं कि पेपर कैसे होने वाला है और पोल साइंस में क्या-क्या क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। तो जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि 20 नंबर के एमसीक्यू आएँगे सबसे पहले आपके पेपर में और ये जो चैप्टर्स है जैसे स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट जो है 17 नंबर का, एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 15 नंबर का है, इंडिविजुअल स्टेट जो है 14 नंबर का है, डेमोक्रेसी एट वर्क 12 नंबर का है, मेजर कंटेम्पररी इश्यूज 15 नंबर का है, इंडिया एंड द वर्ल्ड 12 नंबर का है। और जैसे आप ये देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर जो है उसमें 25% यानी 25 मार्क्स का पेपर जो होगा बहुत ही इजी होने वाला है और 25% पेपर जो होगा वो थोड़ा-सा एवरेज होगा। तो हम ये देख पाते हैं कि जो भी टीचर्स जो है, जो इस पेपरों को बनाते हैं, तो उनकी पहली प्रेफ़रेंस ये होती है कि हर बच्चा पास हो। तो देखिए अभी हम आपके लिए वो जो चैप्टर है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इसमें से कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जैसे यूनियन एग्ज़ीक्यूटिव है, इसमें पहला क्वेश्चन है संघीय कार्यपालिका कौन होते हैं और उनके कार्य क्या है? तो बच्चों जैसे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है संघीय कार्यपालिका का प्रमुख भारत का राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च पद पर होता है, वह कार्यपालिका और संवैधानिक प्रमुख है, उनके कार्य क्या-क्या है? सभी कार्यपालिका शक्तियों और राष्ट्रपति में निहित होती है। प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। संसद को बुलाता है, स्थगित करता है और भंग करता है। अध्यादेश जारी कर सकता है। क्षमा, दया, स्थगन आदि का अधिकार रखता है। विदेशों में भारत का वो बताता है। प्रधानमंत्री के कार्य जो है ये भी कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। ये प्रधानमंत्री जी मंत्री परिषद का नेता होते हैं, नीतियों का निर्धारण करते हैं, लोकसभा का भी नेता होते हैं, राष्ट्रपति को सलाह देते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कार्यों में भूमिका होती है इनकी। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि ये या तो आपके पेपर में प्रधानमंत्री की कार्य शक्ति आएँगी या फिर राष्ट्रपति की कार्य शक्ति आएँगी। और अब हम देख पा रहे हैं कि मंत्री परिषद की सामूहिक ज़िम्मेवारियाँ क्या होती है। जैसे सभी मंत्री सरकार के निर्णयों और सामूहिक रूप से ज़िम्मेवार होते हैं। मंत्री जो होते हैं वो अपने-अपने अलग-अलग डिपार्टमेंट के मंत्री बनाए जाते हैं। प्रधानमंत्री जो है सलाह देके राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है। संसद में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो तो पूरी मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। कोई भी मंत्री सार्वजनिक रूप से सरकार के निर्णयों का विरोध नहीं कर सकता। अब जैसे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है उपराष्ट्रपति की शक्ति और कार्य। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के प्रधान सभापति होते हैं। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में और मृत्यु की स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन करते हैं। संसद में शिष्टाचार का पालन करवाते हैं।
अब नेक्स्ट है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, संसद की संरचना क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसके आप पॉइंट्स लिख लेना। भारतीय संसद में 3 अंगों से मिलकर बनी है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। संसद कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि लोकसभा और राज्यसभा में अंतर क्या है? तो हमें अभी-अभी स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा कि क्या अंतर होता है हमारी लोकसभा और राज्यसभा में, कि लोकसभा जो है और राज्यसभा में सभी सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। जैसे लोकसभा में जो भी लोग होते हैं वो प्रत्यक्ष चुनाव से होते हैं, 5 साल के लिए उनका कार्यकाल होता है। अधिकतम जो सीटें हैं 552 है। लोकसभा का अध्यक्ष जो है केवल लोकसभा में पेश होते हैं वित्तीय विधेयक। राज्यसभा में अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। स्थायी सदन है, 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अधिकतम सीमा इसकी 250 होती है। उपराष्ट्रपति सभापति होते। राज्यसभा में कोई भी विधेयक पास नहीं होता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई कई वर्षों से ये पेपरों में आ रहा है। आप बच्चों इसके पॉइंट्स लिख लेना। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, मगर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। संसद के मुख्य कार्य क्या-क्या होते हैं? तो विधायी कार्यों को यानी नए कानून बनाना, पुराने कानूनों का संशोधन करना, वित्तीय कार्य, बजट पारित करना, कर लगाना और जो खर्चे होते हैं उसको स्वीकृत करना। नियंत्रण कार्य, कार्यपालिका पर प्रश्न, ध्यानाकर्षण और दोबारा नियंत्रण करना। विचारणीय कार्य, राष्ट्रपति और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की जाती है। संवैधानिक कार्य, संविधान संशोधन करना। संसद की वित्तीय शक्तियाँ क्या होती है? संसद की वित्तीय शक्तियों पे कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए कि कैसे इसकी शक्तियाँ का इस्तेमाल होता है। सरकार बिना संसद की अनुमति के कोई कार्य नहीं कर सकती। वार्षिक बजट संसद में पेश किया जाता है। ऐसे ये क्वेश्चन देखिए, लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियाँ और कार्य क्या होता है? लोकसभा के कार्यकारी का संचालन करता है। सदस्यों को बोलने की अनुमति देता है। अनुशासन, शिष्टाचार बनाए रखता है। संसद में मतदान की स्थिति में निर्णायक मत होता है और सभी संसदीय समितियों का सदस्य होता है। अब बेटा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो हम आपके लिए लेके आए हैं। सुप्रीम कोर्ट यानी भारत का सर्वोच्च सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कि 28 जनवरी 1950 को। सर्वोच्च न्यायालय की संरचना क्या है? तो इस पे भी हम आंसर बताएंगे आपको। सर्वोच्च न्यायालय में एक प्रमुख न्यायाधीश होता है और अधिकतम इसके 33 न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इनकी 65 वर्ष की आयु तक ये पद पर रहते हैं। क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों और कार्य क्या है? मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, संवैधानिक व्याख्या करना, न्यायिक पूर्वावलोकन करना, अपील सुनना, सलाह, कार्य करना, मौलिक अधिकार लागू करना, ये सर्वोच्च न्यायालय का शक्तियाँ होती है और कार्य होती है। सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित करती है? न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल राष्ट्रपति करते हैं। न्यायाधीशों का वेतन संसद द्वारा निर्धारित होता है, घटाया नहीं जा सकता है। न्यायाधीश को केवल संसद में महाअभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी शक्तियां क्या है? तो आप देख पा रहे हैं कि अनुच्छेद 143, राष्ट्रपति किसी भी विधिक और तथ्यात्मक प्रश्नों पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अधीनस्थ न्यायालयों के प्रमुख कार्य क्या है? जैसे जिला न्यायाधीश, अपर सत्र न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, परिवार न्यायालय, ये सब अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसमें राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है। अधीनस्थ न्यायालयों के कार्य क्या-क्या है? आपराधिक मामलों की सुनवाई करना, नागरिक मामलों की सुनवाई करना, न्याय वितरण प्रणाली में सहयोग करना। न्यायपालिका की एकता और एकरूपता से आप क्या समझते हैं? तो इसमें ये बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है, उसके नीचे उच्च न्यायालय है और उसके नीचे जो है अधीनस्थ न्यायालय होता है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस जो है ये जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए।
न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय में क्या अंतर है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो होता है राष्ट्रीय स्तर का होता है, इसका प्रमुख जो है मुख्य न्यायाधीश और संविधान द्वारा इसे स्थापित किया गया है। ऐसे ही अधीनस्थ न्यायालय जो है स्थानीय स्तरों पर कार्य करता है। अब है पब्लिक ओपिनियन के बारे में। जैसे पब्लिक ओपिनियन से आप क्या समझते हैं? जनता जो है किसी मुद्दे और नीति के संबंध में जनता सामूहिक राय से दृष्टिकोण रखता है और वो अपनी राजनीतिक पार्टियों पर इस बात का दबाव डालता है। तो जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 20 में देख पा रहे हैं कि जनमत से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है जनमत निर्माण में प्रमुख साधन क्या होते हैं, जैसे प्रेस, मीडिया, शैक्षणिक स्थान, राजनीतिक दल, नेता और समाज सेवी, जनसंवाद और चर्चा। तो जनमत होना बहुत ज़रूरी है। लोकतंत्र में जनमत की क्या भूमिका है? तो ये सरकार को दिशा दिखाती है, नीतियों का निर्धारण करती है, जन जवाबदेही करती है, विपक्ष को बल देती है। तो इसीलिए लोकतंत्र में जनता की आवाज़ बनना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 22 ये आपके सामने आ चुका है। ये 5 नंबर का होगा, तो आप इसके पॉइंट्स को ज़रूर नोट कर लीजिए बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और हम जैसे आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। जनमत को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? तो शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, मीडिया का प्रभाव होना चाहिए, परिवार और समाज, राजनीतिक दलों का प्रचार, नेताओं का व्यक्तित्व, ये सब चीज़ें जनमत को प्रभावित करती है। अब प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं? तो जैसे भारतीय किसान यूनियन, ट्रेड यूनियन, व्यापारी संघ, शिक्षक संघ, ये सब क्या है? दबाव ग्रुप है। दबाव समूहों के प्रकार क्या होते हैं? जैसे आर्थिक समूह होता है, व्यावसायिक समूह होता है, राजनीतिक समूह होता है, सामाजिक और धार्मिक समूह होता है, ऐसे ही संवेदनशील समूह होता है। दबाव समूह के लोकतंत्र में क्या भूमिका होती है? तो जनता और सरकार के बीच में ये ब्रिज का काम करता है, नीतियों को प्रभावित करता है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27, दबाव समूह राजनीतिक दलों में क्या अंतर है? तो दबाव समूह जो होता है वो जनता की आवाज़ होती है और राजनीतिक दल जो होता है वो इलेक्शन लड़कर सत्ता को प्राप्त करता है। अब कुछ दबाव समूह के नाम बता देते हैं। भारतीय किसान यूनियन, भारतीय मजदूर संघ, फेडरेशन ऑफ चैम्बर, एनएसएस, छात्र संघ आदि जो है ये आपको इसमें दबाव समूह का काम करते हैं। तो हम आपसे ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आपकी इसी तरह हेल्प